नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लास 9 NCERT के सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस के डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स फर्स्ट में। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आप सभी का। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस से बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और डेमोक्रेसी उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप आए दिन देखते होंगे, इलेक्शन होते हैं, हम टीवी में भाषण देखते हैं, देश में लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। कोई बोलता है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आखिर ये लोकतंत्र है क्या? और आप जानते हैं, जब हम वोट देने जाते हैं तो वोट क्यों देने जाते हैं? ये सभी सवालों के जवाब लोकतंत्र के इस चैप्टर में हमको मिलेंगे। और लेकिन इससे पहले हमें जानना जरूरी है कि लोकतंत्र है क्या और डेमोक्रेसी है क्या। दोस्तों, इस वीडियो को हम कोशिश करेंगे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में रखें ताकि सभी बच्चों को समझ में आए, इंग्लिश वालों को भी और हिंदी वालों की भी। और दोस्तों, एक और बात क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपका लर्निंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना इम्पोर्टेंट है। फैक्चुअल मेमोरी रखना सेकेंडरी है। अगर आप चीज़ को कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड कर पाते हैं, अगर आपका माइंड उस चीज़ के लिए ट्रेन हो जाता है, तो आपके लिए उस चीज़ को मेमोराइज़ करना और भी इजी है और आप उसको अपने रियल लाइफ अप्लाई कर सकते हैं और एग्ज़ाम में तो यूज़फुल होगा ही होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आएगा व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। देखिए, डेमोक्रेसी क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, इस चैप्टर में उन्हीं सब के बारे में बात की गई है। और अभी आज के डेट में जो डेमोक्रेसी है, मोस्ट रेलेवेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक सरकार का एक प्रारूप है और पूरी दुनिया में आज ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और दुनिया में धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। अभी भी कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर मोनार्की है, राजतंत्र है, लेकिन अधिकांश देशों में लोकतंत्र आ चुका है और कुछ में और धीरे धीरे आ रहा है। तो पहले जानते हैं डेमोक्रेसी है क्या, लोकतंत्र के है क्या, लोकशाही है क्या, जनतंत्र है क्या। ये सभी शब्दों को डेमोक्रेसी के ही पर्यायवाची शब्द हैं, इन सभी नाम से आप इनको जान सकते हैं। तो पहले इसको डेमोक्रेसी को डिफाइन करना होगा हमें। वाई डिफाइन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को डिफाइन करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, इसमें आपके बुक में एक बहुत अच्छा एक कन्वर्सेशन दिया हुआ है जिसमें 4-5 स्टूडेंट और टीचर आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी को क्यों डिफाइन करना चाहिए। तो उसी को आइए हम समझते हैं, आपका इसमें अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो पाएगा। एक टीचर है, उनका नाम है मटिल्डा लिंगदो और बाकी स्टूडेंट्स हैं। तो मेरी नाम की स्टूडेंट बोलती है, मैम आई डोंट लाइक दिस आइडिया, मैडम मुझे आइडिया अच्छा नहीं लगता है। फर्स्ट वी स्पेंड टाइम डिस्कसिंग डेमोक्रेसी, पहले हम डेमोक्रेसी को डिस्कस करने में टाइम लगाते हैं। एंड देन वी वांट टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, उसके बाद हम डेमोक्रेसी का मतलब जानने की कोशिश करते हैं। आई मीन लॉजिकली शुड नॉट वी हैव अप्रोच्ड इट द अदर वे अराउंड, क्या हमें अलग तरीके से इसको नहीं जानना चाहिए था। शुड नॉट द मीनिंग हैव कम फर्स्ट एंड देन एग्जाम्पल, क्यों नहीं पहले इसका मीनिंग हम समझते हैं बाद में एग्जाम्पल देखते। तो लिंगदो मैडम ने कहा, आई कैन सी योर पॉइंट, मुझे आपका पॉइंट दिख रहा है, बट दैट इज़ नॉट हाउ वी रीज़न इन एवरी डे लाइफ। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपनी दैनिक जीवन में हर चीज़ को पहले डिफाइन करते हों। वी यूज़ वर्ड्स लाइक पेन, रेन और लव, जैसे कि हम पेन, बारिश, प्यार, इन सब शब्दों को बार बार यूज़ करते हैं, लेकिन क्या हम उनको पहले डिफाइन करते हैं? नहीं। इसके बारे में सोचो, डू वी हैव क्लियर डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ड्स, क्या इन सब की हमारे पास क्लियर भाषाएं हैं? इट इज़ ओनली बाई यूजिंग अ वर्ड दैट वी अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। सिर्फ यह होता है कि किसी वर्ड का जब हम यूज़ करते हैं तो हम उसका मतलब समझते हैं। तो मेरी नाम के स्टूडेंट ने बोला, बट देन वाई डू वी नीड डेफिनेशंस एट ऑल, कि हमें फिर डेफिनेशंस की ज़रूरत ही क्या है। तो लिंगदो मैडम ने क्या कहा, वी नीड अ डेफिनेशन ओनली व्हेन वी कम अक्रॉस अ डिफ़िकल्टी इन द यूज़ ऑफ द वर्ड। हम किसी चीज़ को डिफाइन तब करते हैं जब हमें उस वर्ड को यूज़ करने में दिक्कतें आती हों। We need a definition of rain only when we wish to distinguish it from say drizzle और cloud burst। हमें बारिश को परिभाषित या उसको डिफाइन तब करना पड़ता है जब हमें बारिश को डिफ्रेंशिएट करना हो, किससे? बादल फटने से या बूंदाबांदी से। द सेम इज़ ट्रू फॉर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए भी ऐसा ही है। वी नीड अ क्लियर डेफिनेशन ओनली बिकॉज पीपल यूज इट फॉर डिफरेंट पर्पजेज। हमें इसकी डेफिनेशन इसलिए जाननी जरूरी है लोकतंत्र की, क्योंकि लोग इसको अलग अलग तरह से यूज़ करते हैं। बिकॉज क्योंकि वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट्स कॉल देमसेल्व्स डेमोक्रेसी, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी सरकारें ऐसी हैं जो अपने आप को लोकतंत्र कहती हैं। तब रिबियांग नाम के स्टूडेंट ने बोला, बट वाई डू वी नीड टू वर्क ऑन अ डेफिनेशन, हमें किसी परिभाषा पे काम करने की ज़रूरत क्या है। द अदर वे डू यू कोटेड अब्राहम लिंकन टू अस, अब्राहम लिंकन ने कहा था, ये पॉइंट याद करें फ्रेंड्स, अब्राहम लिंकन ने कहा था, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल।
जो लोकतंत्र है वो सरकार का, जो जनता की सरकार है, बाय द पीपल जनता के द्वारा सरकार है, एंड फॉर द पीपल जनता के लिए सरकार है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, प्लीज कीप इट इन योर मेमोरी। वी इन मेघालय ऑलवेज रूल्ड आवर सेल्व्स। मेघालय में हमने खुद ही खुद के ऊपर शासन किया। दैट इज एक्सेप्टेड एवरीवेयर, जो सभी जगह स्वीकार्य है। वाई डू वी नीड टू चेंज इट, इसको चेंज करने की जरूरत है क्या? तब लिंगदो मैडम ने कहा, आई एम नॉट सेइंग वी नीड टू चेंज इट। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि इसको चेंज करना है। आई टू फाइंड दिस डेफिनेशन वेरी ब्यूटीफुल। मेरे हिसाब से भी ये डेफिनेशन बहुत सुंदर है। बट वी डोंट नो इफ दिस इज द बेस्ट वे टू डिफाइनिंग अनलेस वी थिंक अबाउट इट अवर सेल्फ। वी मस्ट नॉट एक्सेप्ट समथिंग। हमें कोई भी चीज़ सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर लेनी चाहिए कि उसको बहुत लोग करते हैं या बहुत पॉपुलर है वो चीज़। तब योलंडा नाम के स्टूडेंट ने बोला, मैम कैन आई सजेस्ट समथिंग, क्या मैडम क्या मैं कुछ सुझाव दूँ? वी डोंट नीड टू लुक फॉर एनी डेफिनेशन, में किसी डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है। आई रीड समवेयर दैट द वर्ल्ड, प्लीज होल्ड फ्रेंड्स, हाँ जी, यस। Do we need to look for any definition? I read somewhere that the word democracy comes from a Greek word. ये भी मेमोरी में रखना है फ्रेंड्स। योलंदा कहती है कि मैंने कहीं पढ़ा है कि जो डेमोक्रेसी वर्ड है वो आया है ग्रीक से, और ग्रीक में डेमोस का मतलब होता है पीपल एंड क्रेशिया का मतलब होता है रूल, मतलब पीपल्स का रूल। सो डेमोक्रेसी इज द रूल बाय पीपल। दिस इज द करेक्ट मीनिंग। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है? ग्रीक से लिया गया है। और ये किस किस से मिलकर बना है? डेमोस और क्रेशिया से मिलकर बना है, मतलब रूल ऑफ द पीपल। अब लिंगदो मैडम ने बोला, दिस इज ऑल्सो अ वेरी हेल्पफुल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस मैटर। आई वुड जस्ट से दैट दिस डज नॉट वर्क ऑलवेज वर्क, लेकिन ये हमेशा काम नहीं करेगा। अ वर्ड डज नॉट रिमेन टाइड टू इट्स ओरिजिन। कोई भी वर्ड जो उसका ओरिजिन पे हमेशा बंधा हुआ नहीं रहता है। जस्ट थिंक ऑफ कंप्यूटर। जैसे कंप्यूटर के बारे में सोचो, एक ज़माने में कंप्यूटर क्या होते थे? कैलकुलेशन की मशीन हुआ करते थे जो खाली डिफिकल्ट मैथमेटिक्स को ही कैलकुलेट करते थे। लेकिन आज एकदम सीनेरियो बदल गया है। अब कंप्यूटर्स को सिर्फ कंप्यूटर कैलकुलेशन के लिए ही लोग यूज़ नहीं करते हैं, उसको लोग लिखने में यूज़ करते हैं, डिज़ाइनिंग में यूज़ करते हैं, म्यूजिक सुनने में यूज़ करते हैं, फिल्में देखने में यूज़ करते हैं। वर्ड्स रिमेन द सेम, वर्ड वही रहता है, लेकिन मीनिंग टाइम के साथ चेंज हो जाता है। अब मेरी नाम की स्टूडेंट ने कहा, मैम सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज दैट देयर इज नो शॉर्टकट टू अवर थिंकिंग अबाउट द मैटर आवरसेल्व्स। कि मैडम हम जो सोचते हैं उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। वी हैव टू थिंक अबाउट इट्स मीनिंग एंड इवॉल्व डेफिनेशन। हमें इसकी मीनिंग के बारे में सोचना होगा और डेफिनेशन को इवॉल्व करना होगा। इवॉल्व का मतलब कोई चीज़ धीरे धीरे विकास होती चली जाती है और ब्रॉडर सेंस में बढ़ती चली जाती है। तब लिंगदो मैडम ने कहा, यू गॉट मी राइट, तुमने मुझे सही समझा। लेट अस गेट ऑन इट नाउ। अब आती है दोस्तों इस सब डिस्कशन के बाद एक सिंपल डेफिनेशन। कि सिंपल डेफिनेशन क्या होती है? हमने देखा यहाँ पर ग्रीक में क्या मतलब होता है, अब्राहम लिंकन ने क्या बोला था। तो सिंपल डेफिनेशन अगर हम इसकी डिवाइस करें तो क्या होगा? वो जो सब बातें ऊपर जो हमने बोली उसको देखते हुए एक सिंपल फैक्टर जो है सभी डेमोक्रेसीज में है, वो कॉमन है। वो है कि गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल। सरकार लोगों के द्वारा चुनी जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल, जिसमें राजा जो है जनता के द्वारा चुना जाता है। ये है बात मेन। लोकतंत्र में राजा जनता के द्वारा चुना जाता है। तो अब ये जो डेफिनेशन है वो हमें, दिस डेफिनेशन अलाउज अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक। लेकिन ये जो डेफिनेशन है खाली ये बताती है कि कौन सा जो गैर लोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में फ़र्क है। द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार, अब जैसे अगर हम म्यांमार की बात करें, द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार वर नॉट इलेक्टेड बाय पीपल। जो म्यांमार के जो शासक थे वो जनता के द्वारा नहीं चुने जाते थे। दोज हु हैपन टू बी इन कंट्रोल ऑफ द आर्मी बिकेम द रूलर ऑफ द कंट्री। जो लोग सेना के प्रमुख हुआ करते थे वही लोग शासन करते थे देश के ऊपर। पीपल हैड नो से इन दिस डिसीजन। जो वहाँ की जनता थी उनका इसमें कोई हस्तक्षेप या नियंत्रण नहीं हुआ करता था। डिक्टेटर्स लाइक पिनोशेट चिले आर नॉट इलेक्टेड बाई द पीपल। वहाँ का जो पिनोशेट था वो जनता के द्वारा नहीं चुना गया था। दिस ऑल्सो अप्लाइज टू मोनार्कीज, और यही चीज़ राजतंत्र में भी लागू होती है।
द किंग्स ऑफ सऊदी अरेबिया रूल नॉट बिकॉज द पीपल हैव चूजन देम। जो सऊदी अरेबिया के जो किंग्स हैं, जो राजा हैं, वो इसलिए राज नहीं करते कि जनता ने उनको चुना है, बट इसलिए करते हैं बिकॉज दे हैपन टू बॉर्न इन टू अ रॉयल फैमिली, क्योंकि वो रॉयल फैमिली में पैदा हुए हैं। दिस सिंपल, लेकिन इसलिए वो जो डेफिनेशन हमने बोले कि जो सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है, वो डेफिनेशन सफिशेंट नहीं है। इट रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल। ये हमें खाली ये याद दिलाती है कि जो लोकतंत्र है वो जनता का शासन है। इफ वी यूज दिस डेफिनेशन इन एन अनथिंकिंग मैनर, वी कुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स एन इलेक्शन ऑफ अ डेमोक्रेसी। अगर हम इसको नैरो सेंस में समझने की कोशिश करेंगे, तब हम हर उस सरकार को जो जनता के द्वारा चुनी जाती है उसको हम लोकतंत्र समझ लेंगे। और जो बहुत ही मिसलीडिंग होगा, एज वी शेल, और आगे हम इस चैप्टर 3 में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो और एवरी गवर्नमेंट इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वांट्स टू बी कॉल्ड डेमोक्रेसी। वर्तमान जो दुनिया है उसमें हर देश चाहता है कि वो अपने आप में खुद को डेमोक्रेसी बोले, भले ही वो डेमोक्रेसी नहीं हो। That is why we need to carefully distinguish between a government that is democracy and one that pretends to one। इसलिए हमें इस बात का फ़र्क करना ज़रूरी है कि कौन से देश वास्तव में लोकतंत्र है, कौन से लोकतंत्र होने का अभिनय कर रहा है, नाटक कर रहा है। वी कैन डू सो बाय अंडरस्टैंडिंग ईच वर्ड इन दिस डेफिनेशन। वो हम कब कर पाएंगे? जब हम इसके प्रत्येक शब्द को समझें। एंड स्पेल आउट द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और जो लोकतांत्रिक सरकार है उसके खास विशेषताओं को हम समझ पाएँ। देखिए, अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स ये हैं कि रेबियन वेंट बैक होम एंड कलेक्टेड सम। अब जो रेबियन अपने घर गया, उसने देखा कि कई तरह की बातें वो सुनता है लोकतंत्र के बारे में। अब इसको हमें देखना है रियल लाइफ में क्या ऐसा होता है। जैसे डेमोक्रेसी गिव्स एवरी मैन द राइट टू बी हिज ओन ऑपरेशन। हर लोकतंत्र हर व्यक्ति को अधिकार देता है कि वो अपना खुद का शोषक खुद ही बन जाए। डेमोक्रेसी कंसिस्ट ऑफ चूजिंग योर डिक्टेटर्स आफ्टर दे हैव टोल्ड यू व्हाट यू थिंक इट इज़ योर वांट टू हियर। डेमोक्रेसी क्या करती है? डेमोक्रेसी कंसिस्ट होती है जिसमें आप अपने शासक, अपने डिक्टेटर्स, तानाशाहों को खुद चुनते हैं। जब वो आपको बोल चुके होते हैं कि वो व्हाट यू थिंक इट इज़ योर वांट टू हियर, कि जो तुम सुनना चाह रहे हो वो तुम्हारी इच्छा है। मैंस कैपेसिटी फॉर जस्टिस मेक्स डेमोक्रेसी पॉसिबल। जो मैन की जो कैपेसिटी फॉर न्याय के लिए जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो डेमोक्रेसी को संभव बनाती है। बट मैंस इंक्लिनेशन टू इनजस्टिस, लेकिन जो व्यक्ति का जो अन्याय की तरफ झुकाव है, वो डेमोक्रेसी को आवश्यक बना देता है। डेमोक्रेसी इज़ अ डिवाइस दैट इंश्योर्स वी शैल बी गवर्नड नो बेटर देन वी डिजर्व। डेमोक्रेसी एक ऐसा उपकरण है जो इंश्योर करता है कि हमें ऐसे तरीके से शासन हमारे ऊपर किया जाएगा जिससे बेहतर के लायक हम नहीं हैं। ऑल द इल्स ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी क्योर्ड बाय मोर डेमोक्रेसी। जो लोकतंत्र की जितनी भी कमियां हैं उसको ज़्यादा लोकतंत्र से पूरी की जा सकती है। तो दोस्तों, ये पॉइंट्स हैं, ये जो हमें कभी कभी इस तरह से सोचने, इनके ऊपर इवेल्युएट करने, इनका एग्जामिन करने के लिए हमें मजबूर करते हैं। आप भी इनके ऊपर सोचिए और अपने दोस्तों से चर्चा कीजिए। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के फीचर्स क्या हैं? अब हमने डेफिनेशन में देखा था कि जो लोकशाही है, लोकतंत्र है, वो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है। तो अब इसमें कुछ प्रश्न उठना लाजमी है कि हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन। इस डेफिनेशन में रूलर्स कौन है? व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। किस तरह के चुनाव को हमें लोकतंत्र मानना चाहिए? हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स और गेट इलेक्टेड। कौन लोग हैं जो इनको चुन सकते हैं और चुनते हैं? फाइनली, व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी। किस प्रकार का सरकार का प्रारूप है वो लोकतंत्र है। तो दोस्तों, इसके जो अब अच्छे लोकतंत्र के क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, वो विशेषताएं हम आगे पढ़ेंगे वन बाय वन। पहली विशेषता क्या है? मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। जैसे इन पाकिस्तान में क्या था कि जनरल परवेज मुशर्रफ का आपने सुना था, उन्होंने इस सरकार को हटा दिया था, फिर खुद रूलर बन गए, फिर उन्होंने प्रेसिडेंट, अपने आप को प्रेसिडेंट भी डिक्लेयर कर दिया। और जो नीचे के जो और सारा कंट्रोल जो था, नीचे इलेक्शन होते थे लेकिन जो सारा कंट्रोल था वो मिलिट्री के लोगों के पास हुआ करता था। तो क्या आप इसको डेमोक्रेसी मानेंगे? जी नहीं, बिल्कुल भी डेमोक्रेसी नहीं थी। डेमोक्रेसी का मतलब है फाइनल डिसीजन भी पब्लिक के द्वारा इलेक्टेड लोगों के हाथ में होना चाहिए। दूसरा है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल इलेक्शन। अब जो चुनाव होना चाहिए वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए, उसमें किसी तरह का पक्षपात नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर एक ही पार्टी बार बार जीतती है और वो जीतने में इन्फ्लुएंस करती है तो वो फेयर इलेक्शन नहीं है और नहीं वो फ्री है। सपोज़ कोई इलेक्शन पार्टी है, मत जो वोटिंग
वोटर्स को ब्राइब करती है या वोटर्स को धमकाती है या जो इनको फेक कमिटमेंट करती है किसी के साथ और उनको इन्फ्लुएंस करती है और किसी दूसरे पार्टी को चुनाव लड़ने ही नहीं देती है, तो ऐसे को फेयर इलेक्शन नहीं माना जा सकता। फेयर इलेक्शन का मतलब होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब होता है पूरे एथिकल मीन्स से इलेक्शन लड़ा जाए, अपोजिशन में लोगों को इलेक्शन करने का मौका दिया जाए, किसी को डराए धमकाए नहीं जाए, किसी को घूस नहीं दी जाए, तो वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। और अच्छे लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। ये कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, आप इनको चाहें तो देखने के लिए पढ़ सकते हैं। सो डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। तो एक अच्छी डेमोक्रेसी किसको मानेंगे? जहाँ पर जो लोग ऑलरेडी सत्ता में हैं उनका इलेक्शन की वजह से हारने का संभावना भी रहनी चाहिए। अगर उन्हीं का जीतना तय है तब तो, और किसी बाय हुक और बाय क्रूक, तब वो एक फेयर डेमोक्रेसी नहीं है, एक अच्छी डेमोक्रेसी वो नहीं होगी। अच्छी डेमोक्रेसी कब होगी? जहाँ पर जो पार्टी सत्ता में नहीं है उसको सत्ता में आने का संभावना हो, और जो पार्टी ऑलरेडी सत्ता में है उसको सत्ता खोने की संभावना हो। अब आता है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति है, ऐसा नहीं है कि बड़ा आदमी है तो उसका वोट की वैल्यू ज़्यादा है, या छोटा आदमी है तो उसका वोट की वैल्यू कम है, गरीब आदमी है तो उसके वोट की वैल्यू कम है, या फिर पढ़ा लिखा आदमी है तो उसके वोट की वैल्यू ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि अच्छे लोकतंत्र के ज़रूरी है कि एक व्यक्ति को एक ही वोट देने का पावर होगा और उसकी वैल्यू सब वोटर की एक एक वोट की वैल्यू बराबर होगी। अब एग्जाम्पल के तौर पे 2015 तक सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का पावर नहीं हुआ करता था। इंडिया में भी जब लोकतंत्र लागू होने से पहले कई लोग ऐसे थे जिनको वोटिंग पावर नहीं थी। इंडिया में भी महिलाओं को वोटिंग पावर बाद में दी गई। आप यहाँ पर ये नहीं कह सकते कोई व्यक्ति अनपढ़ है तो उसको वोट देने का पावर नहीं होगा, या ऐसे ये नहीं कह सकते कि कोई व्यक्ति मजदूर है या कुछ गरीब है तो उसको वोट देने का पावर नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते कि कोई आदमी समृद्ध है या सत्ता वाला है या कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो उसको ज़्यादा वोटिंग मिलना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर कुछ और भी देशों के एग्जांपल्स हैं, एस्टोनिया का है, फिजी का है, आप इनको देख सकते हैं। लेकिन क्रक्स की अगर हम बात करें, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। जो डेमोक्रेसी है वो किस पर आधारित है? फंडामेंटल मूल सिद्धांत के किसका? पॉलिटिकल इक्वालिटी, राजनीतिक समानता का, पॉलिटिकल इक्वालिटी का। दैट गिव्स अस द थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। और ये डेमोक्रेसी का तीसरा फीचर हमको बताती है कि इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन, प्रत्येक वयस्क नागरिक, अभी भारत में वयस्कता वोट देने का अधिकार 18 साल के व्यक्ति को मिलता है। तो ईच जो एडल्ट सिटीजन है, प्रत्येक जो वयस्क नागरिक है, मस्ट हैव 1 वोट, उसका एक वोट होगा। एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू, और उसका एक बराबर वैल्यू होगी। अब नेक्स्ट फीचर क्या है इसका? रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। कानून का राज। कानून का राज क्या बोलता है? कानून का राज ये कहता है कि सबसे ऊपर कौन है? कानून है। चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे देश का चपरासी हो, या कोई मजदूर हो, वो दोनों के लिए समान कानून है। वो अलग कानून नहीं है। बड़े आदमी के लिए अलग कानून, छोटे आदमी के लिए अलग कानून, ऐसा नहीं है। गरीब के लिए अलग कानून, अमीर के लिए अलग कानून, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर मुकेश अंबानी जी, जो देश के सबसे धनाढ्य व्यक्ति है, वो कोई अपराध करेंगे या कोई साधारण सा दिहाड़ी मजदूर कोई अपराध करेगा, दोनों के लिए समान कानून है। एक ही कानून, जैसे भारतीय दंड संहिता है या कोई भी सिविल या क्रिमिनल लॉ है, वही उनके ऊपर लागू होगा। उसकी आदमी के स्टेटस के हिसाब से लॉ यहाँ पर चेंज नहीं होगा। सब उनको बराबर अपराध के लिए बराबर सजा है सबके लिए। यहाँ पर अलग अलग सजाएं नहीं है, किसी को भी यहाँ पर प्रेफरेंस नहीं है। कानून की नज़र में कि बिना किसी धर्म, जाति, भेद के, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, लिंग, सब किसी तरह का भेद किए बिना सब कोई समान है। यहाँ पर कानून सबसे ऊपर है। कोई आदमी कितना भी पावरफुल हो, उसके ऊपर है लॉ। इसलिए कहा जाता है कि यू एवर बी सो हाई, तुम कितने ही ऊंचे हो, द लॉ इज अबव यू, आप, कानून जो है आपसे भी ऊपर है। तो है रूल ऑफ लॉ। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। यहाँ पर आर्बिट्ररी कोई काम नहीं कर सकते हो आप, किसी को साथ अन्यायपूर्ण काम नहीं कर सकते हो। यहाँ हर व्यक्ति के अधिकारों को, यहाँ पर मौलिक अधिकार हो चाहे मानवाधिकार, उन सबका अधिकार को सम्मान किया जाता है लोकतंत्र में। वो एक अच्छा लोकतंत्र है। यहाँ पर जो जैसे जिम्बाब्वे का एग्जांपल दिया, वहाँ पर एक ही एक सरकार बार बार जीती, तो ये माना जाएगा कि वहाँ पर एक अच्छा लोकतंत्र नहीं था। और
तो इसमें क्या है कि सिमिलरली देर आर सम कंडीशंस दैट अप्लाई टू the way a government can run after the elections. A democratic government cannot do whatever it likes simply because it has won an election. लोकतंत्र में कोई भी चुनी हुई सरकार जो मर्जी काम नहीं कर सकती सिर्फ इसलिए कि उसको वो पसंद आ रहा है. इट हैज़ टू रेस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स. हर चुनी हुई सरकार को भी जो कुछ मूलभूत जो नियम है उनको मानना पड़ेगा. इन पर्टिकुलर इट हैज़ टू रेस्पेक्ट सम गारंटीज टू द माइनॉरिटीज़ की जो गारंटीज उनका सम्मान करना होगा. एवरी मेजर डिसीजन हैज़ टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ कंसल्टेशंस. जो भी बड़े डिसीजन है वो मनमाने तरीके से कोई नहीं लेगा. वो सीरीज ऑफ श्रृंखलाएं चलती है कंसल्टेशंस के, परामर्श होते हैं, बातचीत होती है, डिस्कशन होते हैं, पक्ष और विपक्ष में तर्क दिए जाते हैं, उसका गुण दोष की पे चर्चाएँ होती है, उसके बाद डिसीजन लिए जाते हैं. यहाँ पर एवरी ऑफिस बेरर है सर्टेन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. जो भी इसमें ऑफिस बेरर्स होते हैं, जो पदाधिकारी होते हैं, उनके कुछ अधिकार और दायित्व होते हैं. जो कौन देता है उनको? वो संविधान देता है और कानून देता है. ईच ऑफ दिस इज अकाउंटेबल नॉट ओनली टू द पीपल बट ऑल्सो टू अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स. और जो ये लोग अधिकारीगण होते हैं वो जनता के प्रति तो जवाबदेह हैं ही, बट ऑल्सो टू अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स, दूसरे जो ऑफिसर्स के ऊपर प्रति भी जिम्मेदार होते हैं. तो इसके बाद हमारा निकल के आता है डेमोक्रेसी का चौथा इंपॉर्टेंट फीचर, वो है अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सिटीजन्स राइट्स. जो एक डेमोक्रेटिक सरकार है, एक जो लोकतांत्रिक सरकार है, वो शासन करती है एक सीमाओं पर रहकर. और सीमाएं कौन बताती है उसको? भारत का संविधान और नागरिकों के अधिकार. अब समरी डेफिनेशन की बात करें. ये हमने 4-5 पॉइंट इसके देखे कि एक अच्छे लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं. इसमें क्या क्या था? एक तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन था, इक्वल राइट इक्वल वोट था, रूल ऑफ लॉ था, ठीक है, और कि जो सरकार है वो लिमिट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स में काम करेगी. इस तरह से हमने फीचर्स को देखा. अब आती समरी डेफिनेशन. अगर समरी डेफिनेशन की बात करें, हमने शुरू कहाँ से किया था कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल. की लोकशाही जो लोकतंत्र है वो एक सरकार का एक प्रारूप है जिसमें शासक जनता चुनती है. अब इस डेफिनेशन में हमने देखा कि एडुकेट नहीं थी जब तक हमने बाकी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया. तो कुछ एग्जांपल के साथ हमने समझा कि इसमें बहुत सारे कुछ फीचर्स, बेसिक फीचर्स होने ज़रूरी है. तो उन्हीं फीचर्स को यहाँ पर हम समराइज़ कर रहे हैं. क्या समराइज़ कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी में, अच्छी डेमोक्रेसी में 4 नियम है, वो होने 4 विशेषताएं वो होनी चाहिए. क्या? रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, टेक ऑल द मेजर डिसीजन. जो जनता के द्वारा चुने हुए शासक हैं वही महत्वपूर्ण बड़े निर्णय लेते हैं. दूसरा, इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस. जो चुनाव है वो आपको एक विकल्प देते हैं. एंड फेयर अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी उचित अवसर देते हैं टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स. वर्तमान सरकार को बदलने का एक विकल्प मिलता है आपको. थर्ड, द चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज़ अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस. और ये जो सत्ता को चेंज करने का जो अवसर है वो हर व्यक्ति को बराबरी पे उपलब्ध है, कम या ज़्यादा नहीं है. द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट्स. तो जो एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस, और जो ये जिस चॉइस को जब आप यूज़ में कर लेते हैं, ये लीड्स टू अ गवर्नमेंट, एक सरकार को चुनती है जो संवैधानिक और नागरिकों के अधिकारों की मर्यादाओं से बंधी हुई होती है. अब आता है डेमोक्रेसी की ज़रूरत क्या है ना. लोकतंत्र की क्या ज़रूरत? लोकतंत्र के बारे में हमने जान लिया. अब हम जानते हैं लोकतंत्र की ज़रूरत है क्या. अब यहाँ पर देखो, हर व्यवस्था में कमियां हैं, हर व्यवस्था की खास विशेषताएं हैं. अब ये इस डिस्कशन में हम यही देखेंगे कि लोकतंत्र में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या क्या बुराइयाँ हैं. इसमें भी 4-5 स्टूडेंट हैं वो डिस्कशन कर रहे हैं. वो डिस्कशन के बारे में हमें पढ़ना समझना ज़रूरी है ताकि इससे हम लोग अच्छे से इसको रिलेट और एनालाइज और अंडरस्टैंड कर पाएंगे. अब योलांडा क्या कहती है कि वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं. ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल वांट डेमोक्रेसी. पूरी दुनिया के लोग लोकशाही चाहते हैं. कंट्रीज दैट वर नॉट डेमोक्रेटिक अर्लियर आर बिकमिंग डेमोक्रेटिक नाउ. जो देश पहले लोकतांत्रिक नहीं थे वो भी आज लोकतांत्रिक बनने जा रहे हैं. ऑल ग्रेट पीपल हैव सेड नाइस थिंग्स अबाउट डेमोक्रेसी. बड़े बड़े लोगों ने लोकतंत्र के बारे में अच्छा अच्छा बोला है. Isn't it obvious that democracy is the best? क्या डेमोक्रेसी बेस्ट नहीं है? Do we need to debate it? क्या फिर डिबेट करने की ज़रूरत है? तब तंग किनी ने बोला
But Lingdo madam had said we should not accept something just because it is famous, just because everyone else accepts it. इस लिंगदो मैडम ने कहा था कि हमें कोई भी चीज़ सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर लेनी चाहिए कि वो फेमस है या बहुत लोग उस चीज़ को कर रहे होते हैं। क्या ये पॉसिबल नहीं है कि सभी लोग भी गलत काम कर रहे हो? भीड़ के साथ क्यों चलना? बिल्कुल सही तर्क दिया इसने। उसके बाद जेनी क्या बोलती है? जेनी बोलती है यस, इट इज़ एक्चुअली अ रॉन्ग पाथ, ये बिल्कुल गलत है भीड़ चाल चलना। What has democracy brought to our country? लोकतंत्र ने हमारे देश को दिया ही क्या है? 7 decades of democracy and there is no so much poverty in the country. कि डेमोक्रेसी को आए यहाँ पर 7 दशक 70 साल हो गए, अभी भी देश में गरीबी है। तब रिबियांग ने कहा बट what has democracy got to do with it? Do we have poverty because we are democratic? अच्छा, बहुत अच्छा पॉइंट रिबियांग ने यहाँ पे बोला कि क्या हम इसलिए गरीबी है कि यहाँ पर लोकतंत्र है? और डू वी हैव पॉवर्टी डेस्पाइट बीइंग ए डेमोक्रेसी, या लोकतंत्र होने के बावजूद हम गरीब हैं? ये दो बातें हैं यहाँ पर। क्या हम लोकतंत्र की वजह से गरीब हैं या लोकतंत्र होने के बावजूद गरीब हैं? ये दो पॉइंट हैं जिनके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग की ज़रूरत है। आप सीधा सीधा लोकतंत्र को दोषी नहीं ठहरा सकते। हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र में भी कुछ ना कुछ कमियाँ रही होंगी, इस वजह से हम सुधार नहीं कर पाए, सुधार करना पड़ेगा वहाँ पर। तब जेने ने कहा वॉट एवर जो भी हो, हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस, क्या फ़र्क पड़ता है? द पॉइंट इज़ दैट दिस कैन नॉट बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ही नहीं। डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट कैओस, डेमोक्रेसी में कैओस बहुत है, इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता है, करप्शन है, भ्रष्टाचार है, हिपोक्रेसी है, पॉलिटिशियंस फाइट अमंग देमसेल्व्स, नेता लोग अपने आप में ही लड़ते रहते हैं। हु केयर्स फॉर आवर कंट्री, देश की चिंता कर ही कौन रहा है? जिन्होंने भी बहुत अच्छे पॉइंट बोले। अब पॉइंसन ने क्या कहा? पॉइंसन ने कहा सो व्हाट शुड वी हैव इंस्टेड, उसके बजाय हमको और क्या रखना चाहिए, क्या होना चाहिए हमारे यहाँ? गो बैक टू ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल में चले जाओ वापस। इन्वाइट सम किंग्स टू रूल दिस कंट्री, किसी राजा को बुला लो यहाँ पर शासन करने के लिए। तब रोज ने कहा आई डोंट नो, आई थिंक व्हाट दिस कंट्री नीड्स इज़ अ स्ट्रॉन्ग लीडर, मुझे लगता है कि इस देश को एक स्ट्रॉन्ग नेता की ज़रूरत है। समवन हु डज नॉट हैव टू बॉदर अबाउट इलेक्शंस एंड पार्लियामेंट, ऐसा व्यक्ति जिसको संसद या चुनाव में हारने की चिंता ना हो। वन लीडर शुड हैव ऑल द पावर्स, एक राजा के पास सारी पावर होनी चाहिए। ही शुड बी एबल टू डू वॉट एवर इज़ नीडेड इन अवर कंट्रीज इंटरेस्ट, उसको सब कुछ करने का पावर होना चाहिए जिसको हमारे देश की ज़रूरत है। दैट अलोन कैन रिमूव करप्शन एंड पॉवर्टी फ्रॉम दिस कंट्री, वो एक अकेला ही इस देश में से भ्रष्टाचार और गरीबी को मिटा सकता है। ये तर्क दिए रोज ने। अब किसी और ने बीच में चिल्लाया दैट इज कॉल्ड डिक्टेटरशिप, इसको तानाशाही कहा जाता है। तब होई ने बोला व्हाट इफ दैट पर्सन स्टार्ट्स यूजिंग ऑल दीज पावर्स फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली, व्हाट इफ ही इज करप्ट हिमसेल्फ। होई ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि ठीक है, अगर वो सब इतना पावरफुल आदमी हो कि सब कुछ मिटा दे, ठीक कर दे, लेकिन तब क्या करोगे जब वो ये सब पावर्स को अपने खुद के और अपने खुद के परिवार के लिए यूज़ करने लग जाए? व्हाट इफ़ ही इज़ करप्ट हिमसेल्फ, अगर वो खुद ही भ्रष्ट है तो अब आप क्या करोगे? तब रोज़ ने कहा आई एम स्पीकिंग ओनली द ऑनेस्ट सिंसियर एंड स्ट्रॉन्गर लीडर, मैं सिर्फ, रोज़ ने कहा कि मैं सिर्फ ईमानदार और सिंसियर और मजबूत नेता की ही बात कर रहा हूँ। होई ने कहा बट दैट इज़ नॉट फेयर, लेकिन ये उचित नहीं है। यू आर कंपेयरिंग अ रियल डेमोक्रेसी विद आइडियल। होई ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला, यू आर कंपेयरिंग अ रियल डेमोक्रेसी विद एन आइडियल डिक्टेटरशिप। तुम जो है एक वास्तविक लोकतंत्र को एक आदर्श तानाशाह से कंपेयर कर रहे हो। वी शुड कंपेयर एन आइडियल विद एन आइडियल, हमें एक आदर्श चीज़ को ही आदर्श चीज़ से कंपेयर करना चाहिए। द रियल विद द रियल, और रियल को रियल से तुलना करना चाहिए। रियल को आइडियल से और आइडियल को रियल से कैसे कंपेयर करोगे आप? तो सही रिजल्ट आएगा ही नहीं। गो एंड चेक द रिकॉर्ड ऑफ डिक्टेटर्स इन रियल लाइफ, आप जाओ और जो डिक्टेटर्स हैं, जो तानाशाह हैं, उनका रिकॉर्ड को चेक करो। दे आर मोस्ट करप्ट, वो सबसे ज़्यादा करप्ट हैं, सेल्फिश एंड ब्रूटल हैं, स्वार्थी हैं और निर्दयी हैं। इट इज़ जस्ट दैट वी डोंट गेट टू नो अबाउट दिस एंड व्हाट इज़ वर्स यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ देम, और जो अगर आपको इसमें जो वर्स मिल गए तो आप उससे जल्दी से छुटकारा भी नहीं पा सकते हैं। अब आप दोस्तों, आपने न्यूज़ में देखा होगा कि कुछ 1-2 देश ऐसे हैं जहाँ पर डिक्टेटरशिप की बातें होती हैं, है ना? आप बताइए कौन से हैं वो, सोचिएगा। अब मैडम लिंगदो इन सब बातों को बहुत ध्यान से सुन रही थी और वो बीच में अब आती हैं। मैडम ने कहा आई वॉज डिलाइटेड टू सी यू ऑल आर्ग्यूइंग सो पैशनेटली, कि तुम जिस तरह से बड़े जुनून के साथ डिस्कशन कर रहे थे, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। आई डोंट नो हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग, मैं ये नहीं कह सकती कौन सही है कौन गलत है। दैट इज़ फॉर यू टू सेटल, वो आप लोग डिसाइड करो। बट आई डिड फील दैट यू ऑल वांटेड टू स्पीक योर माइंड, लेकिन तुम सबके माइंड ने बोलने की कोशिश करी।
यू मे हैव फेल्ट वेरी बैड इफ़ समवन ट्राई टू स्टॉप यू, किसी आपको बड़ा बुरा लगा होगा जब आपको किसी ने रोकने की कोशिश करी। और इफ़ समवन पनिश्ड यू फॉर सेइंग व्हाट यू फेल्ट, या फिर अगर तुमको किसी व्यक्ति ने सज़ा दे दी होती जो तुमने बोला, तुम्हारे मन ने कहा, वो तुमने बोला उसके लिए। वुड यू बी एबल टू डू दैट इन अ कंट्री दैट इज़ नॉट डेमोक्रेटिक, क्या तुम ये सब कर पाते जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है? इज़ दैट अ गुड आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी? क्या ये लोकतंत्र के लिए अच्छा आर्गुमेंट है? देखो, एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है कि लोकतंत्र में आपको बोलने की आज़ादी है, लेकिन राजतंत्र में आपको बोलने की इतनी आज़ादी नहीं है। लोकतंत्र में आप वो बात बोल सकते हो जो आपके मन में है, लेकिन आप राजतंत्र में ऐसे नहीं बोल सकते। ये एक बहुत अच्छा फीचर इसमें आज निकल के आ रहा है। अब ऊपर हम बात कर रहे थे कि जो लोकतंत्र के फेवर में क्या क्या अच्छी अच्छी बातें हैं। अब हम इसके बात करते हैं इसके अगेंस्ट में क्या बातें हो सकती है, लोकतंत्र में खामियां क्या क्या हैं। अब खामियां इसकी ये है कि लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। लोकतंत्र में हर 3 साल 5 साल में सरकारें बदल जाती है, इस वजह से राजा चेंज हो जाते हैं, पॉलिसीज़ चेंज हो जाती है, उनका काम करने का स्टाइल चेंज हो जाता है, तो ये थोड़ा अस्थिरता या इंस्टेबिलिटी लेके आता है। दूसरा, डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। लोकतंत्र जो है पूरा सत्ता का प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है और सत्ता का खेल है। देयर इज़ नो स्कोप फॉर मोरालिटी, यहाँ पर नैतिकता का कोई स्कोप नहीं है। सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिलेज। हाँ, लोकतंत्र में जो खूबी है, इसकी सुंदरता है कि बहुत लोगों से विचार विमर्श किया जाएगा, सलाह ली जाएगी, डिस्कशन किए जाएंगे, ये अपने आप में खूबी है, लेकिन इसकी वजह से डिले भी होता है, चीज़ें देर होती हैं, पॉलिसीज़ देर से बनती हैं, इम्प्लीमेंट करने में भी टाइम लगता है। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। जो चुने हुए लोग हैं वो जनता का सर्वोच्च हित को नहीं समझते हैं। इट लीड्स टू बैड डिसीजन, और इससे गलत डिसीजन भी हो जाते हैं। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन, फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। जब चूंकि चुनाव में बड़े बड़े वादे होते हैं, कंपटीशन होता है, लाखों रुपए खर्च करते हैं, तब क्या होगा? जब बाद में तो भ्रष्टाचार होगा ही होगा ना। कोई व्यक्ति जेब से क्यों खर्च करेगा पॉलिटिकल कैंपेन में? एक ये भी एक डेमोक्रेसी का एडवर्स पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। अब कई लोग हैं जो बहुत पिछड़े हुए लोग हैं, बहुत सुदूर गांव क्षेत्रों में, जंगलों में रहते हैं, वो कुछ नहीं समझते लोकतंत्र के बारे में, सरकार की नीतियों के बारे में, देश के हित के बारे में, अहित के बारे में। उनको अपना खुद का हित भी कई बार नहीं पता होता है, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे कि मेरे लिए कौन सा राजा अच्छा है? तो इस तरह की कुछ कमियां हैं जो लोकतंत्र में हैं। लेकिन क्या आर दीज सम अदर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी व्हाट यू कैन थिंक ऑफ? विच ऑफ these arguments applies mainly to democracy? Which of these can apply to misuse of any form of government? Which of these do you agree with? ये आप सोचिएगा। क्लियरली डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन। यहाँ पर अच्छा पॉइंट आ रहा है कि डेमोक्रेसी जो है वो एक मैजिकल जादू नहीं है कहीं किसी के लिए कि सारी समस्याओं को एक छुटकी में बटन दबाया और ख़त्म। लेकिन इट हैज़ नॉट एंडेड पॉवर्टी। इसने ये बात भी सच है कि इसने गरीबी को ख़त्म नहीं किया है। इन आवर कंट्री एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरे हमारे देश में और बाकी दुनिया के देशों में भी, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली एंश्योर्स दैट, क्या इंश्योर करता है? पीपल टेक देयर ओन डिसीजन। सिर्फ ये इंश्योर करता है कि जनता जो है अपने निर्णय खुद लेती है। दिस डज नॉट गारंटी दैट दैट डिसीजन विल बी गुड। ये इस बात की कोई गारंटी हालांकि नहीं है कि सारे डिसीजन हमेशा अच्छे ही होंगे। पीपल कैन मेक मिस्टेक्स, लोग मिस्टेक्स कर सकते हैं। इन्वॉल्विंग द पीपल इन दिस डिसीजंस डज लीड टू डिले इन डिसीजन मेकिंग। लोगों को शामिल करने से कई बार डिसीजन लेट भी होते हैं। इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रिक्वेंट चेंजेस इन लीडरशिप। ये भी सच है कि बार बार इसमें नेतृत्व चेंज होता है। समटाइम्स दिस कैन सेट बैक बिग डिसीजंस एंड अफेक्ट द गवर्नमेंट्स एफिशिएंसी। कई बार ऐसे डिसीजन पीछे चले जाते हैं और सरकार की जो दक्षता है, कुशलता है, वो प्रभावित भी होती है। These arguments show that democracy of the kind we see may not be the ideal form of government. इन आर्ग्यूमेंट से ऐसा लगता है कि कभी कभी हो सकता है जो लोकतंत्र है वो एक आदर्श सरकार नहीं है जैसा कि हम सोचते हैं और चाहते हैं। बट दैट इज़ नॉट अ क्वेश्चन वी फेस इन रियल लाइफ। लेकिन ये ऐसा प्रश्न हम जीवन में नहीं देखते हैं रियल में। द रियल क्वेश्चन वी फेस इज़ डिफरेंट। इज़ डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? लेकिन जो सही प्रश्न हमारे जो रियल लाइफ में हमको सामने को देखने को मिलता है वो ये है कि क्या लोकतंत्र जो है बाकी अन्य सरकार के प्रारूपों से बेहतर है? ये मेन प्रश्न है।
तो अभी तक हमने देखा कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट आर्गूमेंट्स क्या थे। अब हम बात करेंगे डेमोक्रेसी के फेवर में क्या आर्गूमेंट है, डेमोक्रेसी क्यों अच्छी है। आपको कहानी पता होगी 1958 से 61 में जब चाइना में एक फेमिन हुआ था, है ना, जो सबसे वर्स्ट था उस टाइम तक। उसमें लगभग 3 करोड़ लोग थे, वो मर गए थे उसके अंदर। और उन दिनों इंडियाज़ इकोनॉमिक कंडीशन वॉज नॉट मच बेटर देन चाइना। भारत की जो आर्थिक स्थिति वो चाइना से बहुत बेहतर नहीं थी। येट इंडिया डिड नॉट हैव अ फेमिन ऑफ द काइंड ऑफ चाइना हैड। लेकिन हमारे यहाँ उस तरह का फेमिन नहीं हुआ जिस तरह का, मतलब अकाल यहाँ पे नहीं पड़ा उस तरह का जिस तरह का चाइना में पड़ा था। इकोनॉमिस्ट थिंक दैट दिस वाज द रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज इन 2 डिफरेंट कंट्रीज। कि ऐसा भारत पे उसका फ़र्क क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि लोगों को ऐसा मानना है कि जो वहाँ की सरकार और हमारे यहाँ की सरकार थे उनके थॉट प्रोसेस अलग अलग हुआ करते थे। भारत में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू फूड स्कार्सिटी इन अ वे दैट दी चाइनीज़ गवर्नमेंट डिड नॉट। जो भारत में की जो सत्ता सरकार थी वो इतनी अच्छी लोकतांत्रिक है कि यहाँ इसने जो चाइना की पॉलिसीज़ के फेल होने के बावजूद भारत की पॉलिसीज़ ऐसी थी कि यह फेल नहीं हुई। और जो फूड की स्कार्सिटी थी, खाना की जो कमी आ गई थी, उसको भारत ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ उससे। तो अगर हम क्रक्स की बात करें, देखो ये इस एग्जाम्पल से हमें ये एनालाइज करना जरूरी है कि दिस एग्जाम्पल ब्रिंग्स आउट वन ऑफ द रीजंस व्हाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। चाइना में भी लोकतंत्र था, लेकिन उतना लोकतंत्र नहीं था जितना हमारे भारत में है, उतना फेयर लोकतंत्र नहीं था वहाँ पर। और ये एग्जाम्पल ये बताता है कि डेमोक्रेसी को क्यों बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाए। डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी जो है जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने में बाकी सरकारी प्रारूपों की तुलना में सबसे बेहतर है। अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मे एंड कैन रिस्पॉन्ड टू पीपल्स नीड्स। जो एक नॉन गवर्नमेंट सरकार है वो भी जनताओं की आवश्यकता पूरी करती है, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द विशेस ऑफ द पीपल हु रूल। वहाँ के राजा के मन मर्जी पे है, ये खास डिफरेंस है। जनता भूखी मर रही है, तो अगर राजतंत्र है तो राजा अगर मान लीजिए कुछ ज़्यादा ही विलासी है तो उसको विलासिता के अलावा और कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन लोकतंत्र में राजा विलासी नहीं हो सकता। यहाँ पर राजा को प्रजा के लिए काम करना पड़ेगा, प्रजा की ज़रूरतें पूरी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो अगले चुनाव में जनता उसको कुर्सी से बदल सकती है, किसी और को राजा बना सकती है। ये एक खास विशेषता है। तो अब बात आती है कि डेमोक्रेसी रिक्वायर्स दैट द रूलर्स हैव टू अटेंड द नीड्स ऑफ द पीपल। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्यों ये बेहतर है? क्योंकि ये एक ज़्यादा जवाबदेह है जनता के प्रति, जितना कि राजा नहीं होता है। और एक और भी कारण है, डेमोक्रेसी डिसीजन किस पे बेस्ड है? डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र जो है, वह कंसल्टेशन एंड डिस्कशन पे बेस्ड है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपने आप से डिसीजन नहीं ले सकता है। यहाँ पर उसको कई तरह के कंसल्टेशन लेने पड़ेंगे, परामर्श लेने पड़ेंगे, लोगों से चर्चा करनी पड़ेगी, सुझाव मंगाने पड़ते हैं लोगों से, उसके ऊपर डिस्कशन होता है। ऑफिसर्स डिस्कशन करते हैं, फिर कैबिनेट लेवल के ऑफिसर डिस्कशन करते हैं, फिर पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है। उसके बाद कोई एक अच्छे रिफाइंड वे में कोई लॉ बनाया जाता है, पॉलिसी बनाई जाती है। When a number of people put their heads together, जब बहुत सारे लोगों को अपना दिमाग लगाते हैं, they are able to point out possible mistakes। अगर कोई, तो जब बहुत सारे लोगों को दिमाग लगेगा तो वो गलतियाँ सुधारने का भी अवसर मिलता है। हालांकि इसमें टाइम लगेगा, बट टाइम ओवर इम्पोर्टेंट डिसीजंस, बट देर इज़ अ बिग एडवांटेज इन टेकिंग टाइम ओवर इम्पोर्टेंट डिसीजन। लेकिन बड़े डिसीजन जल्दबाजी में भी नहीं लेने चाहिए, उनमें भले ही टाइम लगता हो। दिस रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ रैश और इररेस्पॉन्सिबल डिसीजन। और इससे क्या होगा? जो गैर जवाबदेही टाइप के और जल्दबाजी वाले डिसीजन नहीं होते हैं। दस डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। और यह है शानदार पॉइंट कि इसलिए लोकतंत्र में एक बेहतर गुणवत्ता के निर्णय लिए जाते हैं, बेटर क्वालिटी के डिसीजन लिए जाते हैं। अब आता है थर्ड आर्गुमेंट कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। देखो यहाँ पर डेमोक्रेसी में क्या है, जैसे हमारे भारत का एग्जांपल लें, बहुत बड़ा देश है।
यहाँ पर कई तरह के धर्म के लोग रहते हैं, कई जातियों के लोग रहते हैं, कई पंथों के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं, अलग अलग रंग के लोग रहते हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं। हर व्यक्ति का अलग ओपिनियन है, हर व्यक्ति का अलग सोचने का तरीका है, हर व्यक्ति का अलग काम करने का तरीका है, हर व्यक्ति का भगवान को मानने का अलग तरीका है, हर व्यक्ति का अपने जीवन के प्रति अलग फिलोसफी है। तो ये डिफरेंसेस है। लोकतंत्र में इन्हीं डिफरेंसेस को अप्रिशिएट किया जाता है। यहाँ पर बोलने की आज़ादी है आपको, आपके हर विचार का यहाँ पर सम्मान किया जाएगा, हर मत का सम्मान किया जाएगा। और इसीलिए हम कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में भी माहिर हैं। चूँकि जब यहाँ पर 4 लोग बैठेंगे, 4 अलग अलग बात बोलेंगे, तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट होना लाजमी है। लेकिन हम इतने हम सहिष्णुत हैं, हम इतने टॉलरेंस की कैपेसिटी रखते हैं कि इन डिफरेंसेस को हम एक ब्रिज की तरह, एक पुल की तरह काम में लेते हैं और हम कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कर पाते हैं। देखो, अगर हम बुक की लैंग्वेज की बात करें तो इन एनी सोसाइटी, किसी भी समाज में, पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट। भाई कोई भी समाज हो, उसमें व्यक्तियों का जो उनके दृष्टिकोण है, उनके हित हैं, उनमें डिफरेंस रहेगा, अलग अलग होंगे। दीज डिफरेंसेस आर पर्टिकुलरली शार्प इन कंट्री लाइक आवर्स विच हैज़ एन अमेजिंग सोशल डाइवर्सिटी, जैसे मैंने अभी बताया आपको लैंग्वेज सब बारे में। और इसमें एक और सुंदरता क्या है यहाँ पर कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स द ओनली पीसफुल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। जो डाइवर्सिटी है उसको शांति से रहने के लिए डेमोक्रेसी एक बहुत शानदार शांतिपूर्ण समाधान प्रस्तुत करती है। इन डेमोक्रेसी नो वन इज परमानेंटली विनर। लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हमेशा हमेशा के लिए विजेता हो जाए, और न ही नो वन इज परमानेंट लूजर। कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं जो हर बार हारेगा या हमेशा के लिए हार चुका है। नो परमानेंट विनर, नो परमानेंट लूजर। दैट इज द ब्यूटी ऑफ लोकतंत्र। डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव विद वन अनदर पीसफुली। बहुत सारे जो डिफरेंट अलग अलग ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे के साथ शांति से रहते हैं। इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, डेमोक्रेसी कीप्स अवर कंट्री टुगेदर। और हमारे देश, जो हमारा एक विविधताओं भरा देश है, उसमें लोकतंत्र इसको एक साथ जोड़ के रखती है। दिस 3 आर्गूमेंट्स, ये जो 3 हमने आर्गूमेंट अभी तक किए, वर अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी ऑन द क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड सोशल लाइफ। बट द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी इज नॉट अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द गवर्नमेंट, इट इज़ अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द सिटीजन्स। अब देखिए, यह देखना पड़ेगा कि लोकतंत्र सरकार के लिए क्या करती है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि लोकतंत्र नागरिकों के लिए क्या करता है। इवन इफ डेमोक्रेसी डज नॉट ब्रिंग अबाउट बेटर डिसीजंस, भले ही लोकतंत्र में बेहतर डिसीजन कभी कभी नहीं आते हो, एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट, इट इज़ स्टिल बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। फिर भी ये सरकार के अन्य प्रारूपों से बेहतर है। डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। लोकतंत्र में व्यक्तियों की, नागरिकों की जो डिग्निटी है, जो आत्मसम्मान है, वो बढ़ता है। एज वी डिस्कस्ड अबाउट, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी, क्योंकि लोकतंत्र जो है वो राजनीतिक समानता पर आधारित है। ऑन रिकॉग्नाइजिंग दैट द पुअरेस्ट एंड लीस्ट एजुकेटेड हैज़ द सेम स्टेटस। अभी जैसे मैंने बोला, गरीब से गरीब आदमी हो, अमीर से अमीर आदमी हो, कम से कम पढ़ा लिखा हो, अधिक से अधिक पढ़ा लिखा हो, सबको समान स्टेटस है, सेम स्टेटस एज द रिच एंड द एजुकेटेड। पीपल आर नॉट सब्जेक्ट टू अ रूलर। जनता जो है किसी शासक के लिए ग्रांटेड नहीं है। दे आर द रूलर्स देमसेल्व्स। यहाँ पर जनता खुद राजा है। इवन व्हेन दे मेक द मिस्टेक्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट। Finally, democracy is better than other form of governments because it allows us to correct its own mistakes, क्योंकि इसमें हमारी गलतियों को सुधारा जा सकता है। As we saw above, there is no guarantee that mistakes cannot happen. इससे कोई गारंटी नहीं कि लोकतंत्र में गलतियां नहीं होंगी, लेकिन गलतियां सुधारने का यहाँ पर अवसर है। कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, कोई भी सरकार का तंत्र हो, चाहे राजतंत्र हो, चाहे तानाशाही हो, कोई भी ये गारंटी नहीं दे सकता कि वो मिस्टेक नहीं करेगा। तो लोकतंत्र में लेकिन एडवांटेज ये है कि सच मिस्टेक्स कैन नॉट बी हिडन फॉर लॉन्ग। जो गलतियां हैं वो बहुत समय तक छुपाई नहीं जा सकती हैं। देयर इज अ स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन ऑन दिस मिस्टेक्स। ऐसी मिस्टेक्स पर यहाँ पर पब्लिक डिस्कशन हो सकता है, एंड देयर इज अ रूम फॉर करेक्शन, और सुधार की गुंजाइश है यहाँ पर। either the rulers have to change their decisions or the rulers can be changed। तो जहाँ पर गलतियाँ होती है वहाँ पर या तो रूलर्स को अपने डिसीजन बदलने होंगे या फिर रूलर्स को ही बदल दिया जाएगा। और ये जो बात है वो गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं है। तो अगर हम संक्षेप में समराइज़ करें तो डेमोक्रेसी जो है उससे हम सब कुछ, भले ही हमको चीज़ें नहीं मिलती हो और हर प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन भले ही ना हो, लेकिन
ये निश्चित रूप से बाकी जो सरकार के तंत्र हैं, जैसे राजतंत्र हो या तानाशाही हो, उनसे ये बेहतर है, बेटर है, और ये अच्छे डिसीजन का अवसर देती है, लोगों का सम्मान करती है, उनकी इच्छाओं का सम्मान करती है, डिफरेंट अलग अलग प्रकार के लोगों को साथ साथ जीने का अधिकार देती है, अवसर देती है। तब भी अगर ये फेल हो जाए तब इसको करेक्शन भी किया जा सकता है। दैट इज़ वाई डेमोक्रेसी इज़ कंसिडर्ड बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसीलिए लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था माना जाता है। अब हम बात करते हैं ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी की। अब हमने इस चैप्टर में सारी बातें कर समझी कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, एक अच्छी डेमोक्रेसी में क्या गुण होने चाहिए, ठीक है, और क्या उसके पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क है, कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सबसे अच्छा है, ये हमने जाना। अब ब्रॉडर मीनिंग की अगर हम बात करें तो हाँ, ये क्लियर था कि मेजोरिटी इसमें डिसीजन लेती है, पब्लिक ही जनता को, सरकार को चुनती है, राजा को चुनती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जनता ही राजा है, लेकिन जनता चूंकि बड़ी संख्या में है ना, हर कोई तो बैठ के डिसीजन ले नहीं सकता, इसलिए जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, जिसको हम एमपी कहते हैं या एमएलए कहते हैं, जो सांसद है, विधायक हैं, या निचली व्यवस्था में अगर आप गाँव की बात करें तो वह ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, सरपंच हैं, मेंबर्स हैं, और नगर पालिका नगर निगम के सदस्य होते हैं। तो चाहे नीचे की व्यवस्था हो, चाहे ऊपर की व्यवस्था हो, या केंद्रीय लेवल की व्यवस्था हो, वहाँ पर हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हमारे बिहाफ पे, हमारे प्रतिनिधि के तौर पर हमारे लिए निर्णय लेते हैं। तो मेजोरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। जो हमारे बहुमत की जो जनता है, हम देश की जनता है, वो हम अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से निर्णय लेते हैं, और या फिर हम अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से हम अपने ऊपर शासन करते हैं। तो दिस बिकम्स नेसेसरी। ये ऐसा जरूरी क्यों हो जाता है? क्योंकि मॉडर्न डेमोक्रेसीज इन्वॉल्व सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर। ये जैसे मैंने बोला कि हम सब लोग 140 करोड़ लोग हैं, अब हम 140 करोड़ लोग बैठ के अगर कोई डिसीजन लेने पर बैठे तो कभी हो ही नहीं पाएगा। इसलिए हमारे जितने भी प्रतिनिधि है अलग अलग व्यवस्थाओं में, राज्य स्तर पर हो, केंद्र स्तर पर हो, या स्थानीय लोकल स्तर पर हो, वो हमारे बिहाफ पे रूल करते हैं। Even if they could, the citizen does not have time, the desire or skills to take part in all the decisions। अब ये भी इम्पोर्टेंट है कि भले ही हम लोग हम लोग अगर ठीक है, हम लोग संख्या में अगर बैठ भी जाएँ तो हम क्या, हर आदमी को में वो स्किल है क्या, हमें उस चीज़ के बारे में अंडरस्टैंडिंग है कि शासन कैसे करना है, कैसे पॉलिसीज़ बनानी है? नहीं है। इसीलिए एक व्यवस्था होती है, इसमें हमारे प्रतिनिधि होते हैं, एक सरकारी ऑफिसर होते हैं जो वेल ट्रेंड होते हैं, हमारे नेता होते हैं जो हमारे जनता के प्रतिनिधि होते हैं, हमारे हितों को ध्यान रखते हैं। उस सबको मिलाकर आपस में एक रिफाइंड, एक बेहतर निर्णय लिए जाते हैं। दिस गिव्स अ क्लियर बट तो यहाँ पर हमने अब डेमोक्रेसी का मतलब समझा कि ये किस तरह से नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म से अलग है, अच्छे लोकतंत्र की क्या विशेषता है। अच्छा, अब इसमें बात आती है, कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जो आए दिन हमको सुनने को मिलते हैं, जैसे वी आर अ वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली। कुछ लोग, आपके दोस्त बोलते होंगे हम बहुत ही डेमोक्रेटिक फैमिली हैं। व्हेन एवर अ डिसीजन हैज़ टू बी टेकन वी ऑल सिट डाउन एंड अराइव एट अ कंसेंसस। माई ओपिनियन मैटर्स एज मच एज माई फादर्स। ये जो पहला वाक्य है, ये एक बहुत अच्छे लोकतंत्र की विशेषताएं बता रहा है कि घर में भी आपका लोकतंत्र हो सकता है। कि जैसे अगर आपके घर में 5 व्यक्ति हैं तो वहाँ पर आप, कोई व्यक्ति छोटा भी हो या बड़ा हो, हर व्यक्ति के विचार को सुना जाए, सबके विचारों को सम्मान दिया जाए, उसके बाद कोई निर्णय लिया जाए, तो उसको बोला जाता है कि बहुत डेमोक्रेटिक फैमिली है। और ऐसा ही होना चाहिए। कोई भी एक व्यक्ति हर विषय में पारंगत नहीं हो सकता है। हर व्यक्ति, उसका विचार बहुत अच्छा विचार हो सकता है, लेकिन जो किसी और के पास आपसे अच्छा विचार भी हो सकता है, या आइडिया भी हो सकता है। इसलिए हर व्यक्ति की सुननी चाहिए, उस सुनने के बाद एक रिफाइंड डिसीजन डिस्कशन के बाद लेनी चाहिए। ऐसे ही हम लोग सुनते हैं, आई डोंट लाइक टीचर्स हु डू नॉट अलाउ स्टूडेंट टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास। अब ये तानाशाही का एग्जांपल दे रहा है। कोई टीचर है, वो बच्चों को बोलने का अवसर नहीं देता है, पूछने का अवसर नहीं देता, तो एक तरह से तानाशाह है, वो लोकतंत्र कहाँ हुआ? आई वुड लाइक टू हैव टीचर्स विद डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट। हमें ऐसे टीचर्स चाहिए जो डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट रखते हो। मतलब ऐसे टीचर्स हमको चाहिए जो हमारी बात को सुने, हमें बोलने का अवसर दें, अपनी बात भी रखें, एक बेहतर शिक्षा इस ताकि हमको मिल सके।
ऐसे ही एक एग्जांपल आता है, वन लीडर एंड हिज फैमिली मेंबर्स डिसाइड एवरीथिंग इन दिस कंट्री, हाउ कैन दे टॉक ऑफ डेमोक्रेसी। अभी एग्जांपल आता है कि कोई एक परिवार है, वही देश की हर चीज़ को निर्णय ले रहा है, तो हम कैसे कहेंगे ये डेमोक्रेसी। ये बात भी सही है, एक ही परिवार के ऊपर, यहाँ पर राजतंत्र तो है नहीं कि एक ही परिवार के ऊपर सारा शासन हमेशा उनके पास ही रहेगा, इसलिए अलग अलग लोगों को सत्ता में आना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये बात हो गई कि डेमोक्रेसी में जो है वो एक कंसल्टेटिव डिसीजन लिए जाते हैं। हमने पहले भी बात हुई थी इसके ऊपर, कंसेंट सब लोगों की होती है, अधिकांश लोगों की होती है, और जिन जो लोग सत्ता में नहीं है उनका भी उसके अंदर से होता है। और ये जो है, लेकिन ये एक अच्छे लोकतांत्रिक सरकार या परिवार में ही ये सब व्यवस्थाएं हो सकती हैं। इसलिए जो लोकतंत्र की ये जो फिलोसॉफी है कि सब की कंसल्टेशन लो, डिसीजन कंसल्टेशन हो सबका होना चाहिए, कंसेंट सबकी होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, ये हमें लोकतांत्रिक सरकार में ही नहीं, हमारे दैनिक जीवन में, हमारे फैमिली में भी हमको अप्लाई करने चाहिए। और भी कुछ ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स है जो हमें डिस्कशन कर लेना चाहिए, जैसे ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री। सच्चा लोकतंत्र, सच्चे अर्थों में हम तब लोकतांत्रिक होंगे जब इस देश में कोई भूखा नहीं सोएगा। एक अच्छे लोकतंत्र में एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग। प्रत्येक नागरिक को निर्णय लेने में बराबर का अवसर मिलना चाहिए। फॉर दिस यू डोंट नीड जस्ट एन इक्वल राइट टू वोट, जिसके लिए आपको सिर्फ इक्वल वोट से काम नहीं चलेगा। एवरी सिटीजन नीड्स टू हैव इक्वल इन्फॉर्मेशन। प्रत्येक नागरिक को बराबर सूचना होना ज़रूरी है। बेसिक एजुकेशन, मूलभूत शिक्षा होना ज़रूरी है। इक्वल रिसोर्सेज, समान अवसर संसाधन मिलना ज़रूरी है। अ लॉट ऑफ कमिटमेंट, एक बहुत अच्छा कमिटमेंट होना ज़रूरी है, तब जाके हम एक अच्छे लोकतंत्र की तरफ बढ़ पाएंगे। लेकिन अब बात करें कि क्या वास्तव में ये सब का जो हम एक आदर्श बातें कर रहे हैं, क्या वो सब जगह उपलब्ध है, अवेलेबल है? ऐसा नहीं है, किसी भी देश में ये सब चीज़ें एक साथ नहीं मिलेंगी। तो भी ये सब बातें ही एक अच्छी वैल्यूड डेमोक्रेसी को बनाएंगी, है ना। इसी के आधार पर हम एक जज कर सकते हैं कौन सी डेमोक्रेसी अच्छी है और उसमें क्या क्या कमियां हैं, और इससे हम इन सब चीज़ों से हम एक मिनिमल डेमोक्रेसी और एक गुड डेमोक्रेसी के बीच में अंतर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था कुल मिलाकर हमने इस चैप्टर को पढ़ा। आई होप आप लोगों को ये बहुत यूज़फुल लगा होगा, और लोकतंत्र का हमने सब कुछ यहाँ पर समझा, लोकतंत्र क्यों ज़रूरी है, क्या किस तरह का लोकतंत्र होना चाहिए। ये भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, लेकिन इसमें इम्प्रूवमेंट, करेक्शन का सुधार पूरा है, और इसको हमें अपने दैनिक जीवन में भी अप्लाई करना चाहिए। और उसके लिए हमें क्या करना होगा? कांस्टेंट एफर्ट करने होंगे, लगातार प्रयास करने होंगे, तब जाके हम इन लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे, बेहतर लोकतंत्र हम पा पाएंगे। आई होप फ्रेंड्स, ये आपके लिए कुछ समझ में आया होगा आपको। अगर आपको समझ में आया है, यूज़फुल रहेगा, तो आप लाइक या सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नहीं पसंद आया होगा तो आप बिल्कुल नहीं करेंगे, ये मुझे पता है। और इसमें अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उसको एक सटीक जवाब देकर आपको सेटिस्फाई कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।